डाल दो यार, सब आ जाए। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ानी है मुझे कुछ। हाँ यार, ये चरखी तो थी, बाद में तीखी लग रही है। जल्दी बुला लो जो लोग भी नीचे हैं यार। वो अकाउंट्स की फाउंडेशन वाली बुक कोई लेके आया है क्या? कल ले आना। 2-4 दिन के लिए मेरे को दे देना, तो मैं प्लानिंग करूँ उसमें से क्या क्या पढ़ाना है मेरे को। तू इधर ऊपर ही हॉस्टल में रहती है क्या? ए, सब तो बहुत तारीफ करते हैं यहाँ की। तू अलग ही है सबसे। वो तो सब जगह रहते हैं, जब भी तो इतना टेस्ट आता है होटल में। क्या होता है, आप कहीं पे भी एक ही जगह का खाना आप रेगुलर नहीं खा सकते हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी होटल ही क्यों ना हो। ठीक है, आप इंदौर के सबसे अच्छी होटल में चले जाओ, आप 2-3 दिन खाओगे, चौथे दिन से आपको वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे अच्छा क्या है, एक टाइम का खाना यहाँ पे खाओ, एक टाइम का खाना हर महीने टिफिन सेंटर चेंज करते रहो। एक महीना कहीं पे किया, फिर दूसरे महीने दूसरा, तीसरे महीने तीसरा, चेंज कर करके खाओ। क्या होता है अब अपन, मेरे को एक बात बताओ, घर पे कौन सा रोज अच्छा खाना बनता है? बताओ। अरे कहीं नहीं यार। मतलब हफ्ते में 4 दिन तो ऐसे आते ही हैं जब अपनी मनपसंद सब्जी नहीं बनती है। और मनपसंद सब्जी के नाम पे रहता ही क्या है, भिंडी हो गई, और ये इस तरह की 2-3 सब्जी है जो अच्छी लगती है। अब ये मैस वाले क्या है, गोभी बनाते हैं, छोले बनाते हैं, फिर और कौन सी सब्जी ज्यादा चलती है इनके इसमें? मिक्स वेज होगी वो। तो मतलब घर में भी कई बार अपने साथ ऐसा होता है कि चलो शाम के टाइम पे अचार से पराठे खा लिए, नमकीन से खा लिए, चाय से पराठे खा लिए। हाँ, तो सब ऐसा करते हैं। तो दाल चावल सब्जी रोटी आप रेगुलर सुबह शाम एक जगह की तो खा ही नहीं सकते हो, चाहे वो तुम्हारे घर की ही क्यों नहीं हो। हाँ, तो होना ही चाहिए। मैं तो हॉस्टल में रहता था ना, तो वो चटनी आती है ना, लहसुन और लाल मिर्च की, सबसे बढ़िया काम है वो। कोई जरूरत ही नहीं, वो रखो और एक रतलामी सेव का पैकेट रखो, कोई सब्जी की जरूरत ही नहीं जीवन में, उसी से खा लो रोज।
चलो आगे क्या सब लोग। हाँ, अब देखो बेटा, कल हम लोगों ने यहाँ पे फोकस करना, काम की बात पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कल हम लोगों ने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चालू किया था और मैंने आपको बस इतना बताया था कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है। तो एडजस्टमेंट मतलब वो सारी चीजें होती है जो बुक्स क्लोज करने के बाद हमें पता चलती है और जिसका सीधा एडजस्टमेंट हमें कहाँ करना है, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट में, ठीक है। अब कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, आज हम कुछ एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे, शांति से इसको समझना। जैसे पहला एडजस्टमेंट मैं आपके सामने लेता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कहाँ रह गई थी दोनों, एक और नहीं आई, एक और है ना इनके साथ, तीन हो ना तुम, दो एक जैसी दिखती है, वो एक और है इसकी डुप्लीकेट, नहीं आई है वो। क्या, नहीं ऐसा नहीं है, वो दो एक जैसी दिखती है, बहनें हो तुम दोनों, नहीं। चलो, अब पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है जरा बताओ एक बार। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जिनकी सर्विसेज हम यूज कर चुके हैं लेकिन जिसका पेमेंट करना अभी बाकी है, उसको क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये हमारे बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी। याद आया कि नहीं आया, ये मैंने कब पढ़ाया था, अकाउंटिंग इक्वेशन में, याद आया। चलो, अब अपन बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फाइनल अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट होगा। एक एग्जांपल से समझना। मान लो हमारा एक बिजनेस है और हमारे बिजनेस में एक हमारा एम्प्लॉय है जो हमारे यहाँ काम करता है और उसकी सैलरी है 1,000 रुपए पर मंथ। कितनी सैलरी है, 1,000 रुपए पर मंथ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पूरा, वरना आपको सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, पेन कॉपी सब बंद कर दो, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए और मैं क्या बोल रहा हूँ वो शांति से सुनना। मान लो हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता है, उसकी सैलरी कितनी है, 1,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, आपका अप्रैल का महीना खत्म हुआ, आप उसको अप्रैल की सैलरी दोगे, क्या एंट्री पास करोगे बताओ जरा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री पास होगी। कितने रुपए, 1,000 रुपए। फिर सेम एंट्री अप्रैल के बाद मई में भी पास होगी, मई के बाद जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। पूरे साल जब जब भी इसको ये सैलरी मिलेगी, आप सेम एंट्री को कॉपी करोगे कि नहीं करोगे बताओ जल्दी से। हर महीने आप सेम एंट्री पास करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब इस एंट्री को पास करने से क्या हमारी बुक में एक सैलरी का लेजर बनेगा, बनेगा। हमने बनाया सैलरी अकाउंट का लेजर। बताओ, इस एंट्री का इफेक्ट सैलरी अकाउंट के लेजर में क्या आएगा, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश कितना, 1,000 रुपए। ऐसे हर महीने मैं इसकी टू कैश की एंट्री करते जाऊंगा, 1,000 रुपए की। ये मैंने अप्रैल से स्टार्ट करी, ये एंट्री चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कब तक, मार्च तक। और मार्च में भी मैं एंट्री करूंगा टू कैश कितनी, 1,000। ऐसे हर महीने 1,000 की एंट्री होगी। बताओ जब ईयर एंड होगा और मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ का टोटल कितना आएगा, भाई 12 महीने तक सैलरी दी तो कितना आना चाहिए, 12,000। ये 12,000 रुपए पूरा की पूरा मेरा क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, कितना, 12,000 रुपए। और फिर जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये मेरा सैलरी ट्रांसफर होगा, यहां पर लिखूंगा मैं सैलरी, और वहां पे सैलरी का बैलेंस क्रेडिट आया था तो यहाँ पे डेबिट में कितने रुपए आ जाएंगे, 12,000। क्या इसी तरीके से साल भर अकाउंटिंग होगी, कोई कंफ्यूजन इसमें, सिंपल है, ठीक है। अब मान लेते हैं, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अकाउंटिंग करने बैठा, ठीक है, और मैंने ट्रायल बैलेंस देखा, मैंने ट्रायल बैलेंस देखा, और जब मैंने ट्रायल बैलेंस देखा तो यहाँ पर मेरे को सैलरी जो है वो सैलरी दिख रही है कितनी,
9,000 रुपए कितनी दिख रही है मेरे पास? जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट बनाने बैठे, आपके पास क्या आया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को देख के आपको ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना है। आपने ट्रायल बैलेंस में देखा, आपको सैलरी दिख रही है कितनी? 9,000 रुपए। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि यार वो लड़का जो अपने यहाँ काम करता है उसकी सैलरी कितनी है? 1,000 रुपए महीना। तो 12 महीने की उसकी यहाँ पे सैलरी अकाउंट में कितनी एंट्री दिखनी चाहिए? 12,000 रुपए की दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए? अब यहाँ पर दिख रहे हैं 9,000। उसका पहला रीजन तो क्या हो सकता है कि वो नौकरी छोड़ के चले गया। भाई हो सकता है वो दिसंबर में नौकरी छोड़ के चले गया, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक उसको हर महीने सैलरी टू कैश की एंट्री हुई। जनवरी फरवरी और मार्च में कोई एंट्री नहीं हुई, तो इस वजह से सैलरी का टोटल कितना दिख रहा है? 9,000। और 9,000 रुपए बैलेंस में आया। पहला रीजन तो ये हो सकता है। लेकिन हमने तो उसको कल ही देखा था, मतलब वो जॉब पे तो डेली आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके सैलरी का बैलेंस कितना दिख रहा है? 9,000 रुपए। समझ में आया? ठीक है। तो अब हमने उसको बुलाया, हमने पूछा कि भाई तेरी सैलरी तो 1,000 रुपए महीने के हिसाब से साल भर की 12,000 रुपए आनी चाहिए, हमारे अकाउंट्स में तेरी सैलरी कितनी दिख रही है? 9,000। तो उसने बोला कि भैया मेरे को तो पिछले 3 महीने से सैलरी मिली ही नहीं। समझ में आया? मतलब उससे हमने काम तो करा लिया, लेकिन उसको सैलरी अभी तक दिया नहीं है। कितने महीने से? 3 महीने से। समझ में आया? अब हम किस दिन बैठे हैं? ये 31 मार्च को, ठीक है। अब उसको सैलरी मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है भाई, तेरे को अप्रैल में दिलवा देंगे, लेकिन अपने को अकाउंटिंग किस दिन करनी है? 31 मार्च को। उस दिन उसको पेमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अब इस ट्रायल बैलेंस को देखकर मैंने बनाया क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बैठा। जैसे ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने बैठा, तो ये सैलरी का 9,000 रुपए का खर्चा कहाँ पे आएगा बताओ? पी एंड एल में कितना आएगा? 9,000। हम पहले ट्रायल बैलेंस से उतारेंगे सारे बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस से मैंने बैलेंस उतारा कितना बेटा? 9,000। ठीक है। अब हमारे अकाउंटिंग का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोलता है कि भाई जिस साल का जितना खर्चा है उसे उसी साल में रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक प्रिंसिपल है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि जिस साल में जितना खर्चा है या जितनी इनकम है उसको उसी साल में रिकॉर्ड करना है। ना तो पिछले साल के खर्चों या इनकम को इस साल रिकॉर्ड करना है, ना ही नेक्स्ट ईयर के इनकम या खर्चों को रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 की जितनी इनकम और एक्सपेंसेस है वो लिख लो। ना तो 23 की लिखेंगे और ना ही 25 की लिखेंगे। समझ में आया बात? ठीक है। अब आपकी सैलरी दिख रही है 9,000, लेकिन एक्चुअल में इस साल का आपका खर्चा कितना है? 12 का है। समझ में आया? दिख रहा है 9। 9 क्यों दिख रहा है? क्योंकि सैलरी उसको 9 महीने की क्रेडिट हुई, तो 9,000 रुपए आपके लेजर में आए, लेजर से ट्रायल बैलेंस में आए, तो आपने रिकॉर्डिंग कितने की करी है? 9 की। लेकिन एक्चुअल में इस साल का खर्चा कितना है? 12,000। भले 3,000 हमने दिए नहीं है, लेकिन खर्चा तो हो चुका है हमारा। समझ में आया? तो इस साल हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर 9,000 रुपए सैलरी नहीं लिखनी है। कितनी लिखनी है? 12,000। तो मैं क्या करता हूँ, 3,000 रुपए जो सैलरी अभी देना बाकी है उसको क्या नाम से लिख लेता हूँ? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और वो मैं सैलरी में ऐड कर देता हूँ, तो मेरी टोटल सैलरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 12,000। समझ में आया? क्योंकि मेरे को खर्चे में कितने डालने हैं? 12। तो 9,000 तो डले हुए थे, 3,000 रुपए अभी तक खर्चे में डले नहीं थे, तो मैंने उसको किस नाम से ऐड कर दिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आया? अब सैलरी तो मैंने दी नहीं है, देना तो बाकी है। मतलब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो यहाँ बैलेंस शीट में जब मैं लायबिलिटी साइड लिखूंगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का कितना अमाउंट लिख दूंगा? 3,000। इस तरीके से इसके सैलरी के दो एडजस्टमेंट किए जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी के कितने एडजस्टमेंट हुए? दो। पहला क्या? पी एंड एल में हमने ऐड कर दिया। दूसरा क्या किया? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अपने को देखो चीजें याद नहीं करना, आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं ये ट्रायल बैलेंस है 2024 का। कब का है? 2024। अपन बात करते हैं अब 2025 की, है ना। ट्रायल बैलेंस बनाया हमने 2025। अगले साल फिर आप अकाउंटिंग करने बैठे, 2025 का ट्रायल बैलेंस आपके हाथ में आया। जैसे ही आपके हाथ में ये ट्रायल बैलेंस आया, आपने देखा यहाँ पर सैलरी का बैलेंस कितना दिख रहा है? 15,000 रुपए दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या लगा? हो सकता है 3 महीने की सैलरी एडवांस लेके गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई 12,000 रुपए तो पूरे और 3 महीने के वो एडवांस लेके चले गया। हमने उसको बुलाया, पूछा भैया क्या बात है, तुम्हारी सैलरी 12 होनी चाहिए, 15 दिख रही है, 3 महीने का एडवांस लेके गए हो क्या? तो वो क्या बोलेगा? अरे भैया कहाँ एडवांस, वो तो पिछले साल के मेरे
बाकी थे कितने, 3,000, जो कि मेरे को कब मिले, इस साल मिले, क्योंकि अपन ने अप्रैल में उसको एक साथ दिए होंगे ना 3 महीने के पैसे। समझ में आया? और उसके बाद पूरे 12 महीने के 12,000, तो टोटल उसको इस साल पेमेंट कितना हुआ, 15,000 का। तो आपका सैलरी कितना दिख रहा है अब, 15,000। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग और P&L बनाने बैठूंगा, मेरे सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ गया था अपना, बैलेंस शीट में। ठीक है? तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने बैठता हूं, तो यहाँ पर सैलरी का खर्चा कितना दिख रहा है, 15,000। लेकिन बताओ क्या इस साल का खर्चा 15,000 है? नहीं, इस साल का खर्चा कितना है, 12,000। जो 3,000 रुपए इस साल में दिख रहे हैं वो तो पिछले साल के हैं, जिनका पेमेंट इस साल हुआ है। तो बताओ पिछले साल के खर्चे को इस साल लिखना चाहिए क्या? नहीं। तो वो जो पिछले साल के 3,000 रुपए इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं, उनको मैं माइनस कर दूंगा, क्या नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अब मेरा इस साल का खर्चा कितना हो गया, 12,000। और आपकी लाइबिलिटी साइड में पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपए यहाँ पे दिख रहा था, उसका पेमेंट हो गया। तो ये 3,000 रुपए यहाँ से भी खत्म हो जाएंगे, और इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अब कोई आउटस्टैंडिंग बचा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखेंगे कि भैया इस साल का खर्चा कितना है। जो खर्चा हमने नहीं लिखा उसको लिख लेंगे, या जो ज्यादा लिख लिया है नेक्स्ट ईयर का उसको हटा देंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो पहला एडजस्टमेंट लिख लो, फिर एक और एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ तक लिख लिया।
लिख लिया सबने? तुम्हारा लंच ब्रेक कब होता है? लंच घर से ही करके आते हो? 15 मिनट के ब्रेक में लंच कर लेते हो? वाह यार, लेके आते हो घर से? दिन में खाना खाने के बाद तो मस्त नींद आती होगी, है ना? कोई थ्योरी लेक्चर आ जाए तो मजे ही आ जाए। हमारे तो स्कूल में मेरे को याद है लंच के जस्ट बाद वाला लेक्चर सोशल साइंस का था भाई। ऐसे झोंके आते थे क्लास में बैठे बैठे। सोशल साइंस तो झेल ही नहीं सकते हो आप लंच के बाद। तेरे को अच्छा लगता था? जिलाऊ सब्जेक्ट था सबसे। फिर वो टीचर पे भी डिपेंड करता है। स्कूल में तो कोई कोई टीचर ऐसे रीडिंग करते हैं बस खड़े खड़े, कुछ समझ में नहीं आता। और कोई कोई टीचर तो बढ़िया टाइम पास करते हैं, हंसी मजाक चलती रहती है। कोई कोई सर ऐसे भी रहते हैं स्कूल में, जो क्लास में आते हैं उनको देख के ही हंसी चालू हो जाती है। चलो, कर दो स्क्रॉल, आगे बढ़े। चलो, अगले एडजस्टमेंट की बात करते हैं बच्चों। लिख लिया ना ये सबने? जल्दी लिखना, फिर क्या कर रही है? लिखना तो। लिख लिया तूने? ये लिख लिया, एक सेकंड। चलो, अगला एडजस्टमेंट लिखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अगला एडजस्टमेंट कौन सा होगा? प्रीपेड। हाँ, चलो, सेम एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे यहाँ लड़का काम करता है, सैलरी बोलो कितनी है? 1000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब हर महीने 1000 रुपए के हिसाब से उसको साल भर में कितने मिलने चाहिए? 12,000 रुपए। हमारे सामने ट्रायल बैलेंस आया। हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी है, वो सैलरी अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है कितना? 15,000। कितना दिख रहा है? 15,000। अब इसका पहला रीजन तो क्या हो सकता है, जो अपन ने पिछले केस में पढ़ा, पिछले साल के 3 बाकी थे, तब भी अगले साल कितने दिख रहे थे? 15 दिख रहे थे। हमने उसको बुलाया, पूछा, हमने कहा भैया 15,000 रुपए की सैलरी दिख रही है तेरी, क्या रीजन है? उसने बोला भैया घर पे कुछ इमरजेंसी थी, 3 महीने की सैलरी मैंने एडवांस ली हुई है। अब आप उसको ये तो नहीं बोल सकते हो कि वापस कर दे। ठीक है, वो तो लेके गया भाई, उसके घर पे कुछ काम था। ठीक। अब हमें तो अपने फाइनल अकाउंट बनाने हैं। आपके सामने ट्रायल बैलेंस में खर्चा दिख रहा है 15,000। लेकिन बताओ, क्या 15,000 रुपए पूरा आपका खर्चा है क्या इस साल का? नहीं। इस साल का खर्चा कितना है? 12,000 रुपए। 3,000 रुपए कौन से साल का खर्चा है? नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो बताओ, क्या नेक्स्ट ईयर का खर्चा हमें इस साल दिखना चाहिए? ये सैलरी में दिख रहे 15,000। ठीक है। 3,000 रुपए कौन से साल के हैं? नेक्स्ट ईयर के। तो हटा दो उसको यहां से, किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपका खर्चा कितना आ जाएगा?
12,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस इस साल दे दिए तो अब अगले साल नहीं देने पड़ेंगे, मतलब ये हमारी क्या है, एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड में लिख लोगे कितना, 3,000 रुपए। समझ में आया? ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब चलो मान लो ये प्रीवियस ईयर की बात है, ये बात कब की है, 2024। अब मुझे 2025 की अकाउंटिंग बताओ क्या होगी। बताओ ट्रायल बैलेंस 2025। बताओ ट्रायल बैलेंस में आपका सैलरी कितना दिख रहा होगा, 12 दिख रहा होगा, 15 दिख रहा होगा। अरे 9,000 दिखेगा ना भाई, क्योंकि उसने 3 महीने की सैलरी एडवांस ले ली थी। मतलब अप्रैल मई जून के पैसे तो वो पहले ही लेके चले गया था। तो अब इस साल अपन ने अप्रैल मई और जून में सैलरी की एंट्री करी होगी क्या, नहीं। मतलब इस महीने अपन ने कितनी बार उसको पेमेंट किया, 9 बार, 9,000 रुपए। तो भैया अब मुझे बताओ फाइनल अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी कितना दिख रहा है, 9,000। बल्कि खर्चा कितना है इस साल का, 12,000। तो हम प्लस कर देंगे क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, कितना, 3,000। तो खर्चा कितना हो गया, 12,000। दूसरा बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में असेट्स में लिखा हुआ था प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000। क्या अब वो आपका 3,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस बचा क्या, माइनस हो जाएगा, वहां से जीरो बच जाएगा। आगे बढ़े, लिख लिया, जल्दी लिखो फिर।
डन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आगे लिखो एक्रूड इनकम। वो बुक लाई देना अभी लेक्चर के बाद जाके। बुक एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है बताओ? जो कमा ली है लेकिन मिलना बाकी है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी दुकान है। ठीक है, आपकी दुकान के बाहर थोड़ी बहुत जगह है, तो आपने एक पानी पतासा वाले को बोला कि ठीक है भाई तू ठेला लगा ले यहाँ पे, लेकिन हम तेरे से किराया लेंगे। रेंट कितना? 1,000 रुपये पर मंथ। हमने कहा 1,000 रुपये हर महीने लगेंगे यहाँ पे ठेला लगाने के। उसने कहा ठीक है भैया ले लेना। अब जब आपने हर महीने 1,000 रुपए के हिसाब से, बताओ रेंट की इनकम कितनी होनी चाहिए? 12,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको रेंट जो रिसीव हुआ है वो 9,000 रुपये दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 9,000 रुपये। ठीक है, अब आपने उसको बोला भैया यार तुम्हारा तो 1,000 रुपये का रेंट है यार, 12,000 रुपये दिखने चाहिए। तो वो बोलता है कि भैया यार अभी थोड़ी घर में समस्या चल रही है तो अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अप्रैल में आपको पूरे पैसे में एक साथ दे दूंगा। समझ में आई बात? अब वो अभी तो पैसे दे नहीं रहा है, कब देगा? अगले साल। ठीक है, लेकिन अपने को तो इस साल के फाइनेंशियल बनाने हैं, इस साल अपने को बुक क्लोज करनी है। बताओ पी एंड एल की इनकम में कितना लिखूं? पी एंड एल में इनकम कितनी होनी चाहिए? 12,000, लेकिन दिख कितनी रही है? तो क्या करूं, प्लस कर देता हूं क्या? एक्रूड रेंट, मतलब जो रेंट मैंने कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है। ठीक है, वो 3,000 रुपये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 12,000। एक्रूड रेंट मैंने कमा लिया है लेकिन बस मिला नहीं है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? असेट्स। तो असेट्स में लिख लोगे आप क्या? एक्रूड रेंट कितना? 3,000 रुपये। सिंपल। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छे से समझ में आ रहा है ना सारे कॉन्सेप्ट्स? हाँ। क्यों? रेंट की इनकम है ना, रेंट रिसीव है ना, वो 1,000 रुपये हर महीने का इनकम है ना। हाँ, समझा ही देना, ऐसी बातें कर। ऐसे पागल जैसे सवाल करोगे ना, उधर खिड़की में खड़ा रखूंगा, वहीं से हाँ, बैठने दूंगा क्लास। कल ही तो मिली है मुझे यार, कल ही तो लेके गया मैं। तुमने सैटरडे को टेस्ट दिया था, सैटरडे को मैं तो चले गया था, उसके बाद कॉपीज आई होंगी, मेरे को कल ही मिली। मंडे को। मेरे पास सिर्फ संडे को टाइम रहता है, बाकी मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं सुबह 8:30 बजे से लेक्चर लेता हूँ, लगभग रात में 8:30 तक मेरे कंटिन्यूअस लेक्चर रहता है। और अभी
मंडे ट्यूसडे तो मेरा रात में 11 बजे तक रहता है। हाँ मतलब 8 बजे लेक्चर लेने के बाद 8 से 11 एग्जीक्यूटिव का रिवीजन करवाता हूँ। तो मतलब सुबह 8 से रात में 10-11 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाता ही रहता हूँ मैं, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता कॉपी वॉपी चेक करने का। हाँ वहाँ पे भी तो 3 बजे से वहाँ 3 से 8 तक 3:30 से 8 तक। चलो लास्ट एडजस्टमेंट देखो, एडवांस इनकम। ठीक है, एडवांस इनकम की बात करते हैं। अब आपका रेंट कितना था, 1000 रुपये पर मंथ। ट्रायल बैलेंस में कितना दिखना चाहिए, 12,000 रुपये। ठीक है, लेकिन आपको एडवांस रेंट जो दिख रहा है, सॉरी रेंट जो दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, वो दिख रहा है 15,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपये ज्यादा मिल गए। हमने उसको बुला के पूछा, उसने बोला भैया मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे तो मैंने जमा करा दिया। ठीक है, हमने कहा ठीक है, अब वापस तो देंगे नहीं उसको, पैसे आ गए तो एडजस्ट करो इसको P&L में। प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी इनकम कितनी दिखनी चाहिए बाय रेंट, बोलो 12, लेकिन दिख कितनी रही है 15। तो यहां से हटा दो एडवांस रेंट को, जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है उसको इस साल लिखेंगे क्या, जो नेक्स्ट ईयर की इनकम है उसको इस साल लिखेंगे क्या, नहीं। तो 3,000 रुपये यहाँ से हटा दिए, कितना दिख रहा है 12,000 रुपये। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एडवांस रेंट, जो कि आपकी क्या बन गई अब, लायबिलिटी। समझ में आया, जो पैसा आपने कमाया नहीं है फिर भी मिल गया, वो आपकी क्या है, लायबिलिटी। तो इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं। अब मैंने आपको 3-4 एडजस्टमेंट लिखा है, लेकिन एडजस्टमेंट कुछ भी आ सकता है, आपको समझना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या क्या जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात, आपको समझना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को पढ़ के कि इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि फर्नीचर है, मान लो आपके पास 5 लाख रुपए का, बोल रहा है फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। अब अपने डेप्रिसिएशन लगाया नहीं तो क्या करूं, अब लगा दूं। तो 10% फर्नीचर, 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए कहां से कम कर दो, फर्नीचर की वैल्यू कम कर दो। करनी पड़ेगी या नहीं, बोलो जल्दी से। ठीक है, दूसरा डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है तो कहां लिख दूं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक इफेक्ट गया P&L में, दूसरा यहाँ पे असेट्स में जो फर्नीचर लिखा था उसमें से माइनस कर दिया। समझ में आया। ठीक है, बेड डेप्थ मैंने आपको बता ही दिया है। ये 4-5 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज समझा है ना, इनका इफेक्ट तुम ध्यान रखना। ठीक है, अब कल अपन फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन लेंगे और पूरा क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, पक्का। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आप लोग पढ़ के आना, एक बार रिवाइज करके आना सब कुछ।